Good morning, student. Today I am bring the new concept of this video, importance of business environment. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था वो समझ में आया होगा. आई होपफुली आज हम आगे की तरफ चलते हैं. बेटा इसमें कुछ भी नहीं लिखना है. ये जो बीच में आप गैप देख रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ भी मैंडेटरी नहीं है. बस अगर क्वेश्चन सिंपल आता है आपका एग्जाम में तो आपको लिखना है फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. इज दैट क्लियर? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होता क्या है. फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. बेटा इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है. इम्पोर्टेंस का मतलब है कि किसी भी फील्ड में जब किसी इंसान पर कोई पर्टिकुलर स्किल होती है किसी भी काम को करने की, तो उसे हम इम्पोर्टेंस बोलते हैं. जैसे अगर हम बात करें, एक शादी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? दूल्हे की और दुल्हन की. ये बात समझ में आती है. ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे स्कूल में प्रैक्टिकल होते हैं, जब बोर्ड में आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो जैसे मैथ का सपोज करो अकाउंट्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वहाँ पर उस समय अकाउंट्स के टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. बिजनेस स्टडी का अगर होता है प्रैक्टिकल, तो उसमें बिजनेस स्टडी के टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. अगर आपका इकोनॉमिक्स हो रहा है तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है. तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, यानी कि जिसके पास जो पर्टिकुलर स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसकी इंपॉर्टेंस होती है. तो सर बिजनेस इन्वायरमेंट के पास भी कोई पर्टिकुलर स्किल है जो उसकी इंपॉर्टेंस पड़ रहे हैं. ध्यान से बेटा, आप बिजनेसमैन हो, आपकी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, और सबसे पहले आपको जब यही नहीं पता व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, तो उसकी इम्पोर्टेंस का क्या पता चलेगा. ये बात समझ में आती है. कभी कभी मूवी में भी सुना होगा कि तुम्हें मेरे से दूर जाने के बाद पता चलेगा कि मेरी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट कहता है कि जब तक आप मेरे बारे में नहीं जानोगे तब तक आपको मेरी इम्पोर्टेंस के बारे में भी नहीं पता चलेगा. तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं. इट्स अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं अच्छी तरीके से. अपॉर्चुनिटीज़ रिफर टू पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड या चेंज दैट विल हेल्प ए फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होता है. अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है कि आज आपने कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर्स करी है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन पता चला एग्जैक्टली जैसे एक एग्जांपल करंट सिनेरियो में हम लेते हैं. अगर आपका मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट ऐसा है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, तो आज के समय में उसकी सेल डिक्रीज़ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अब इंसान ज़्यादातर वही प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है या वही फूड कंज्यूम कर रहा है जिसमें इम्यूनिटी ज़्यादा हो, यानी कि जो आपका प्रोटीन आइटम है. इस वजह से आप चेक भी कर सकते हो वेबसाइट पर जाकर कि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जिम करते हैं तो वो प्रोटीन जो कंज्यूम करते थे, तो उनकी प्रोटीन की जो वैल्यू है इस समय इंक्रीज़ हो चुकी है. जैसे एक एग्जांपल, अगर आप एग परचेज़ करने के लिए जाते हो तो पहले जो कैरेट 115, 105 या 100 रुपीज़ की आती थी, वही अब 160 की आ रही है. ये रीज़न क्या है? ड्यू टू द कोरोना, क्योंकि कोरोना के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन की डिमांड बढ़ गई है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ रिफर टू पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, यानी कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो इंटरनल में तो मिलेगी नहीं. भाई मेरी इंडस्ट्रीज़ है तो इंटरनल पार्ट का मतलब कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोई मुझे अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी नहीं. मुझे अपॉर्चुनिटीज़ किधर मिलेगी? आउटसाइड इंडस्ट्रीज़. यानी कि मुझे कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है कि मेरी कंपनी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाना स्टार्ट करे, या मेडिकल्स जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे सैनिटाइज़र, मास्क, ठीक है, आने वाले समय में वैक्सीन जो होगी वो प्राइवेट हो जाएगी, तो बहुत सारी कंपनियां उसको लाइसेंस मिलेगा किस चीज़ के लिए? वैक्सीन प्रिपेयर करने का, मैन्युफैक्चर्स करने का. तो ये एक तरीके से आपकी एक अपॉर्चुनिटीज़ है. ये क्या है बेटा? आपकी एक अपॉर्चुनिटीज़ है. ठीक है, तो इसमें आगे भी देख सकते हैं हम. अर्ली आइडेंटिफाई फिक्सेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प एन enterprises to be the first to exploitation then instead of losing them to the competitor. जैसा एग्जाम्पल, मारुति उद्योग become the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for first call in the environment of rising potassium price and large middle class population in India. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ है, जैसे मारुति है, तो मारुति का जो है उसने आइडेंटिफाई किया, सर्च किया कि मार्केट में हम एक छोटी
एक कार बनाए, स्मॉलेस्ट कार प्रिपेयर करें, जिससे कि लोग बाग ईजिली वे में उसे परचेज कर सकें, जिससे कि उनकी जो पॉकेट मनी है वो ज़्यादा स्पेंड ना हो और वो अपना इन्जॉयमेंट ले सके, हर किसी के पास कार हो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने अडॉप्ट करी और वो इस वजह से इसका इंडस्ट्रीज़ में यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग में वो क्या बन चुके हैं, मैनेज, एक तरीके से लीडर बन चुके हैं। ये बात समझ में आती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि उनको बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज थी और उन्होंने स्टडी करी, और जैसी बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करी तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया और गैल उसको क्या काम किया, अचीव किया। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी, बिजनेस इन्वायरमेंट्स की। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट, देखिएगा, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी कि ये जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है इसका एक बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। क्या कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमारी इंडस्ट्री फेस करने वाली है तो ये उसके बारे में क्या करता है, इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इंडिकेशंस। ठीक है, कैसे? थ्रेट्स रिफर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ट्रेड एंड चेंज दैट will hinder the firm's performance. Besides, opportunities environment happen to be source of many threats. Environmental awareness can be help manager to identify various threats on time and serve an earlier way signal. For example, if an Indian firm finds that a foreign multinationals and entering the Indian market with the new substitutes, यानी कि एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे मेरी कोई इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया में है और मैं मैन्युफैक्चर्स करता हूँ प्रोडक्ट, वही मैन्युफैक्चर करती है कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो आउटसाइड इंडिया है और वो इंडिया के अंदर मार्केट में जो है सेल करना चाहता है अपना प्रोडक्ट, कर सकता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है 1992 के अंदर। तो इस वजह से यहाँ फ्रीडम है कि हम इंडिया वाले जो हैं वो आउटसाइड इंडिया अपना बिजनेस कर सकते हैं, ये आउटसाइड वाले इन इंडिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिखा है, तो मल्टीनेशनल इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद द न्यू सब्सिट्यूट्स, इट शुड एक्ट एज द वार्निंग सिग्नल। यानी कि ये एक तरीके से वार्निंग सिग्नल होगा। यहाँ पर जो है इंडियन कंपनीज़ को एक इंडिकेशंस मिल जाएगा कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव या चेंजेस नहीं किए हैं तो आप जो है कंपटीशन से बाहर होने वाले हो, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हो पाता है? ये बेटा सब जो हम पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, the Indian firms can prepare themselves to meet the threats by adopting such measures and improving the quality of the product, reducing cost of production, engaging in aggressive advertisement and so on. और तुरंत हमें क्या करना चाहिए, एक एक्शंस लेना चाहिए किसके रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि हमें अच्छे से अच्छी तरीके से उसकी पैकिंग करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा उसका एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए, जिससे और प्रोडक्ट की क्वालिटी के इंक्रीज़ के साथ साथ उसकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अच्छी तरीके से रहे और कोई भी कॉम्पिटिटर आके हमारी सेल को डिक्रीज़ ना कर सके। तो ये किसकी हेल्प की वजह से हो सकता है? दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। थर्ड पॉइंट इज़ दैट it helps in tapping useful resources. Environment is a sources of various resources for the running a business. Environment is a sources, यानी कि होता क्या है, हमें अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। जैसे सपोज़ करो मुझको कोई अपनी सेल प्रोडक्शंस जो है वो ज़्यादा करनी है, तो सीधी सी बात है मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। अब रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ये एक तरीके से सोर्सेज है। हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ पैसे की ज़रूरत है और पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो पैसा कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, या तो अपना पैसा जो डिपॉजिट है उसको इन्वेस्टमेंट करें या किसी से लोन ले एज ए सिक्योरिटी पर, या पब्लिक से पैसा ले। तो ये सभी जो होती है एक तरीके से सोर्सेज होती हैं। इज़ दैट क्लियर? To engage in any type of activities, the business enterprises assembles various resources called the input like finance, machine and raw material, power and water, labor. From its environment including financial, government and suppliers, they decided to provide these sources with their own expectations to get the something in the return from the enterprises. The business enterprises supply the environment with the its output. मतलब इंग्लिश तो बहुत अच्छी लिख दी इन्होंने और मैंने बोल भी दी, पर इसका मतलब क्या है? बस इसका मतलब यही है आपको जो समझना चाहिए कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या काम करता है,
डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए जो अपना गोल हमने डिसाइडेड किया गया है उसको अचीव करने के लिए या कंपटीशन में कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। ये बात समझ में आती है? ठीक है। जैसे सपोज़ करो अगर हम पहले बैंक से लोन लेते थे तो वो 18% पे देता था, लेकिन एक दूसरा बैंक भी है जो हमें 14 to 15% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकता है, तो हमें लोन उससे ही लेना चाहिए। ये भी एक रिसोर्सेज है। इससे इस तरह की प्लानिंग से भी हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। such as a goods and service for customer, payment of tax to government, return of financial investment to investors and so on, because the enterprises depend on the environment as source of inputs। वही घुमाकर इन्होंने फिर बात कही है कि आपको जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है या जो भी टैक्स उनकी है उनकी पेमेंट करनी चाहिए सही समय से। जितनी भी पॉलिसीज़ या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं इनकम टैक्स के द्वारा उसको अचीव करने चाहिए। ठीक है। और जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टर होते हैं उसको एक रीज़नेबल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो कंपनी दूसरी पे कर रही है एटलीस्ट कम से कम उतना तो हमें उसे पेमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कंपटीशन में सरवाइव कराना है। तो तीसरी हेडिंग मैं उम्मीद रखता हूँ समझ गए होंगे, इट्स हेल्प इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज, यानी कि एक तरीके से जो भी हमारे लिए यूज़फुल रिसोर्सेज होगा उसको टैप करना, उसको पकड़ के रखा, उसको हमें यूज़ करना, ये भी एक इम्पोर्टेंस है किसकी? बिजनेस इन्वायरमेंट की। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। 4 पॉइंट है आपका, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंज। अब ध्यान से देखते हैं। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजेंटली डायनेमिक वेयर द चेंजेस आर द टेकिंग प्लेस एज अ फर्स्ट फेज। कहने का मतलब ये है कि टुडे जो सिनेरियो है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है आपका, आप चेक कर सकते हो आफ्टर गोइंग एनी वेयर्स, एंड टुडेज टाइम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन एवरी बिजनेस इंडस्ट्रीज। क्योंकि बिजनेस में कब जाने इंसानों की डिमांड चेंज हो जाए, कब जाने कौन सा प्रोडक्ट फैशन से आउट हो जाए, ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना इंडस्ट्रीज़ वाला जानता है। इस वजह से वो कंटिन्यू स्टडी करता रहता है कि प्रेजेंट में क्या चलने वाला है, कस्टमर की क्या डिमांड होने वाली है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें और मार्केट में वही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें विद द गुड क्वालिटी एंड विद द चीप रेट, जिससे कि कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, वो सेटिस्फाइड हो सकें। It is not the fact of change itself that is so important as pace of change. Turbulent market condition, less brand loyalty, division and subdivision, fragmentations of market, या more demanding customers, rapid changes in the technology and instead global competitions are just a few of images used to describe today business environment. All size and all type of enterprises are facing increasing dynamic environment। तो सीधी सी वही बातें हैं कि हर प्रेजेंट स्थिति में, चाहे आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो या इन इंडिया यानी कि होम इंडिया बेस वर्क कर रहे हो, सभी में कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा है, डायनेमिक है, कौन सी चीज़ कब जाने चेंज हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। जो भी हमारे चेंजेस होते हैं उसको जल्दी से हम पिक करते हैं, क्लिक करते हैं, कैच करते हैं और उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम कॉम्पिटिशन में स्टैंड कर जाते हैं। 5th पॉइंट आपका क्या कहता है? इट हेल्प इन असिस्टिंग इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ध्यान से, बिजनेस इन्वायरमेंट आपकी इंडस्ट्रीज़ में क्या पॉलिसी होनी चाहिए उस पर भी बात करता है, उसको भी ध्यान में रखता है। और अगर इंडस्ट्रीज़ में जो पॉलिसी अप्लाई हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसे किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम कॉम्पिटिशन्स को बीट कर सकें या अपनी मार्केट में प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ कर सकें। आपने भी देखा होगा कि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो क्या काम करती हैं कि जो भी ब्रांड एम्बेसडर होता है अच्छे वो, जैसे आजकल एक प्रोटीन का ऐड चल रहा है जिसमें अक्षय कुमार जी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, दिन भर के 30% का प्रोटीन यहाँ से अचीव कर लेते हैं, तो वो अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं। सबको पता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आज के समय में ज़्यादा है और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके अक्षय कुमार जी। तो जाहिर सी बात है सेल तो इंक्रीज़ होनी होनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशंस की जाती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस में प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और इसके बाद जो आता है आपका वो है लास्ट पॉइंट, इट हेल्प इन द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सीधी सी बात यही होती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो उसकी इम्पोर्टेंस हम क्यों है,
उसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से ही तो है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ हो जाए। भाई दुनिया में कौन सी चीज़ अच्छी, दुनिया में वही चीज़ अच्छी जो हमें ज़्यादा कमा के दे। अगर हम एक सपोज़ करो एक ब्रदर एंड सिस्टर है और पेरेंट्स हैं, एक उस बच्चे के सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है एक बच्चे की, दूसरे बच्चे की कम है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इमोशनली मत जाना, भावनाओं में मत बह जाना। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जिसकी ज़्यादा सैलरी होती है उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाती है, या जिसकी पोस्ट ज़्यादा होगी तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और उसकी वैल्यू भी मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इस लास्ट पॉइंट को। द फाइनल रीज़न फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटेड टू वेदर और नॉट इट्स रियली मेक्स अ डिफरेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरप्राइजेस। कहने का मतलब क्या है, फाइनल रीज़न यही है हमारे समझने का बिजनेस इन्वायरमेंट को, ये किससे रिलेटेड होता है, यानी कि जो भी कोई भी डिफरेंसेस अगर होता है बिजनेस के अंदर और हमने उसकी अच्छी तरीके से स्टडी कर रखी है या उसकी तरीके से हम उसके बताए गए रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चेंजेस हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी परफॉर्मेंस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता। जो हमारा बिजनेस के एंटरप्राइजेस उसकी परफॉर्मेंस हमेशा सेम ही रहेगी, लेकिन अगर हमने सारे स्टेप फॉलो किए हैं। द आंसर इज़ दैट इट does appear to make the difference. Many studies reveal that the future of the enterprise is closely bound up with the what is happening in the environment, and it is the enterprise that continuously monitor their environment and adopt suitable business practice are the one which is not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. इन्होंने कहा है कि बहुत सारी स्टडी इन्होंने की है इसके ऊपर, बहुत सारे डिफरेंट राइटरों ने स्टडी करी है किसके रिगार्डिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। तो वो कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट की रिकॉर्डिंग अगर आपने स्टडी की है अच्छी तरीके से और उसकी जो भी पॉलिसीज सब चीज़ आपने अडॉप्ट किया है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में आपने वर्क किया है, तो आपकी जो सक्सेसनेस है, जो करंट सिचुएशन है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे कंपटीशन कितना भी बड़ा आ जाए, और फ्यूचर में भी आपकी जो पोजीशन है मार्केट में वो अच्छी तरीके से बने रहेगी। इसका एक एग्जांपल हमारे पास बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो पार्ले जी बिस्किट्स। पार्ले जी बिस्किट्स बेटा, हमारे जो फादर हैं या मदर हैं उनके समय भी पार्ले जी चला करते थे, वो तब भी बस जब 2 रुपये का हुआ करता था 4 रुपीज़ का। आप देख सकते हो कि वो एक ऐसा बिस्किट्स है जो आज के समय में उसकी सेल बहुत ज़्यादा है और तब भी उसने अपने प्राइस नहीं बढ़ाए। सभी बिस्कुट आपको 10 रुपये 20 रुपये से स्टार्टिंग है, 5 रुपीज़ से मिल जाएंगे, लेकिन वो बिस्किट्स जो है वो 4 रुपीज़ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इसका कारण है सबसे बड़ा, सबसे सिंपल यही बातें हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप नहीं समझ पाते हो तो प्लीज़ मुझसे डायरेक्टली बोल देना, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और मैं भी सीखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कुछ अपने आप से सीखना चाहता हूँ और कुछ आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्लास में नए टॉपिक के साथ।